नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। शुरू करें भाई। देखो, अब आज और कल दो सेशन ही है जो अब छोटे सेशन होंगे, उसके बाद वापस जो अपनी थोड़ी सी स्पीड जो वो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बेसिक जो वो एक तरीके से उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन आते हैं, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। आज के सेशन में जो वो बाकी सारी चीजें देख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो सॉरी डिस्पर्सन के बाकी जो भी मेजर है वो देख लेंगे। एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो नहीं देखेंगे, क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा एक ही सेशन में देखेंगे। कल वाले में थोड़ा वो कल से ही जो है वो सेशन लेंदी होने शुरू हो जाएंगे। बाकी फिर उसके बाद के जो सेशन है उसके अंदर फिर जो अपन थोड़ी स्पीड बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कल वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा पढ़ना है तो उसमें काफी टाइम लगेगा अभी। क्लियर है? शुरू करें। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन समझिएगा। देखो, गणित जो है ना, गणित या मैथ्स या स्टेट्स जिसे कहते हैं, उसके अंदर क्या है, जो चीज है सो है, मतलब वो वैसी है तो वैसी ही होगी। जैसे कि 2+2 अगर 4 है तो ये हमेशा ही 4 ही रहेंगे, ये कभी भी ज्यादा या कम नहीं होंगे। क्लियर है? तो एक कोई यूनानी मैथमेटिशियन था जो कि अच्छा खासा ज्ञाता था मैथ्स का, तो उसने क्या किया, उनको एक जो है वो नदी पार करनी थी, और वो उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे, उन सबको जाके नदी पार करनी थी। तो उसने क्या किया, अपना जो है पूरी फैमिली की हाइट का जो उसने एवरेज कैलकुलेट किया, जो कि उसका है 5 मीटर। क्लियर है? उसके बाद में उसने नदी का जो है वो एवरेज जो है वो गहराई कैलकुलेट की, जो कि आई 4 मीटर। तो उसने कहा कि भाई क्योंकि अपनी एवरेज हाइट 5 है और नदी की जो एवरेज गहराई है वो 4 मीटर है, इसका मतलब हम जो है वो क्या कर लेंगे, नदी आसानी से पार कर लेंगे। तो चलने लगे आगे आगे, वो मैथमेटिशियन चल रहा था, उसके पीछे उसकी जो है वो पत्नी चल रही थी, उसके पीछे जो दो बच्चे चल रहे थे, वो आगे चलता गया चलता गया। पत्नी ने कहा कि रुकिए, अपने जो दोनों बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, उन डूब रहे हैं। उसने कहा कि हो ही नहीं सकता, मैं जो है वो कैलकुलेट करके आया हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, चलते रहो। थोड़ी देर में पत्नी ने और कहा कि देखो ये बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, ये डूब रहे हैं। वो दौड़ता हुआ वापस गया, वापस जाके उसने चेक की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, और चेक किया तो कैलकुलेशन उसकी सही थी। वापस आया तब तक उसकी पत्नी और बच्चे जो है वो डूब चुके थे। तो फिर जो है इस वजह से कहा जाता है, एक कहावत है कि लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। मतलब कि जो कैलकुलेशन है वो तो पूरी परफेक्ट थी, फिर जो है वो ये पूरा का पूरा फैमिली जो है वो डूब कैसे गया। तो उसका कारण क्या था, ये एवरेज जो है ये क्या करता है, ये जो वैल्यू है, जैसे 5 आया होगा तो उसने कैसे कैलकुलेट किया होगा कि उसकी खुद की हाइट 6 रही होगी, उसकी पत्नी की मान लीजिए 5 रही होगी, और बच्चों की जो है वो 4.5, या एक ही बच्चा जो था उसकी एक ही था मान लीजिए, तो उसकी हाइट जो थी वो 4 थी। तो उसने एवरेज कैलकुलेट किया, 6+4, 5+4/3। तो इसने कहा कि 5 फीट जो वो एवरेज हमारी हाइट है। वहीं पर उसने नदी में इस तरीके से हो सकता है कि कहीं वो 1 फीट गहरी थी, कहीं वो 9 फीट गहरी थी, और कहीं वो 2 फीट गहरी थी। तो डिवाइडेड बाय 3 किया उसने, तो एवरेज आया इसका 4 फीट। तो
इस हिसाब से उसने कहा कि अपनी एवरेज हाइट जो फैमिली की 5 है और नदी की जो एवरेज गहराई है वो 4 है। उसके हिसाब से वो नदी में तो चला गया, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक जगह वो क्या है, 9 फीट जो वो गहरी है, और ये जो है सारे के सारे इसमें डूबने वाली स्थिति बनती है। समझ पा रहे हो बात? तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो एवरेज है, ये जो एवरेज है, जैसे कि आपने एवरेज हाइट कैलकुलेट की, एवरेज कुछ भी कैलकुलेट किया, जैसे कि एवरेज रन कैलकुलेट किए, जैसे एक रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा है, उन्होंने एक में 0 बनाए, एक में 0 बनाए, एक में 50 बनाए और एक में 250 बनाए। क्लियर है? तो कितने हो गए? 300, 300 डिवाइड बाय इसके कितने हो गए? 300 डिवाइड बाय 1 2 3 4, 7 चौक 28, और ये बचे 20, 28, मतलब कि कितने, 75 हो गए ना, 75। और एक दूसरा और प्लेयर है जो क्या करता है, उसने 50 बनाए, 75 बनाए, 75 बनाए और 100 बनाए। इसका भी एवरेज क्या आ रहा है? 75 आ रहा है। क्लियर है? लेकिन अपने को दोनों में समझ आ रहा है कि ये वाला सेकंड वाला जो प्लेयर है ये ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है, और ये वाला जो है वो जिस दिन चल जाता है उस दिन तो बहुत ही अच्छा चलता है, और नहीं चले उस दिन कुछ भी कह नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये जो है, अब समझिएगा, डिस्पर्सन अगर कोई पूछे ना कि डिस्पर्सन क्या है, तो डिस्पर्सन ये है कि ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने जो एवरेज कैलकुलेट किया, ये जो एवरेज कैलकुलेट किया, इस एवरेज का क्या चेक करना है आपको? इस एवरेज की रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी मतलब कि ये कितना भरोसेमंद है, ये कैलकुलेट करना है, जो हम किस में करेंगे? डिस्पर्सन में कैलकुलेट करेंगे। या फिर इसको और क्या बोलते हैं कि हम जो एवरेज है उसका, इस एवरेज का हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डेविएशन की, इस एवरेज से इस साइड प्लस की साइड या माइनस की साइड वैल्यू जो वो कितनी जा सकती है। जब हम सीरीज पढ़ते हैं ना, तो सीरीज दो तरीके की होती है। एक तो जैसे सेम इन फॉर्मेशन बट डिफरेंट एवरेज, और एक क्या है? सेम एवरेज बट डिफरेंट इन फॉर्मेशन। एक तो कि भाई बनी जो है वो तरीका तो सेम है लेकिन एवरेज सेम नहीं है, जैसे 10, 11 और 12, इसका एवरेज जो है वो कितना आ जाएगा? एवरेज कितना आ गया? 11। एक जो है वो 50, 51 और 52, एवरेज कितना आ गया? 51। एक आ गया 100, 101, 102, एवरेज कितना आ जाएगा? 101। सीरीज तो कैसी बनी हुई है? एक जैसी बनी हुई है, मतलब एक एक वैल्यू ऐड हो रही है इस तरीके से, लेकिन इनका एवरेज सबका क्या है? अलग है। दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, जैसे कि 10, 10 और 10 है, एवरेज कितना आ गया? 10। क्लियर है? अपन ये एक्स बार लिख रहे थे। दूसरा है 0, 10 और 20, एवरेज कितना आ गया? 10। एक जो है वो -10 प्लस के 10 और ये 30, एवरेज कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर है कि एवरेज तो सेम है लेकिन जो वैल्यू है वो, या फॉर्मेशन जो है वो इनका क्या है? अलग है। समझिएगा, पहले अपन टोटल ओवरऑल देखते हैं ना, कि हमने क्या कहा। हमने कहा कि चलो ठीक है, देखिएगा फिर आपको फॉर्मूले याद करने में मुश्किल नहीं होगी, और फॉर्मूले याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आसानी से पता चलेगा। हमने कहा कि भाई ये एक जैसे सीरीज है, मान लीजिए, भाई कैलकुलेटर मिल नहीं रहा, आप एवरेज खुद कैलकुलेट करोगे ना। 0, 5, 7, 10, 15 और 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, ये जैसे
वैल्यू है। हमने इसका क्या किया, एवरेज कैलकुलेट किया। भाई एवरेज बताओ कितना आ रहा है, 7 5 12, 12 10 22, 22 से 27, 37, 47, 48, 58, 59, 60 और 67, 77, 77 से 80, 85 और 92। कितना आ रहा है, 8.36 आ रहा है, 8.36। क्लियर है। सिंपल सा समझिएगा, पहले एक बार बिल्कुल इसको जो है वो छोड़ दीजिएगा कि फॉर्मूले किस तरीके से बने वगैरह सारा कुछ जो वो अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक आदमी आया, हमने कहा कि ये जो है ये 8.36 है, हमारा क्या आया, एवरेज आया। हमने कहा देखो एवरेज का मतलब बता देते हैं। एवरेज का मतलब है कि हम कहना चाह रहे हैं ये जो सारे हैं इसके अंदर जो है एक वैल्यू अगर कोई रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमसे पूछी जाए तो हम क्या कह रहे हैं, 8.36। और अब हम चेक क्या करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज है ये कितनी भरोसेमंद है। ये जो वैल्यूज है ये क्या है, कितनी भरोसेमंद है, मतलब इससे कितना डेविएशन जो वो हो सकता है, मतलब कि आगे की साइड में या पीछे की साइड में कितना जा सकता है। मतलब कि 8.36 है, जैसे समझिएगा 3 कंपनी है, जैसे एक का तो प्रॉफिट जो वो 10,000 10,000 10,000 है, एक का है 0 10,000 और 20,000, एक का है माइनस के 10,000 और प्लस के जो है वो 40,000 या 50,000 और प्लस के सॉरी माइनस के 10,000। एवरेज तो तीनों में आपको क्या दिखेगा, 10,000 ही दिखेगा। एवरेज तो इन तीनों कंपनी में आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना दिखेगा, 10,000 ही दिखेगा। लेकिन अगर आप सही से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस फर्म की वैल्यू जो है वो क्या है, ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट के अंदर ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हुआ। इससे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कम भरोसेमंद है। इसमें रिस्क क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें वेरिएशन क्या है, ज्यादा है, और इसमें वेरिएशन और भी ज्यादा है। क्लियर है। तो हम चाहते हैं कि ये जो वेरिएशन है इसको किस तरीके से मापा जाए, इस वेरिएशन को जो वो किस तरीके से मापा जाए। तो सबसे पहले एक तरीका है, उसने क्या कहा, सिंपल सा तरीका है, उसने कहा कि एक काम करो, क्या करना है आपको, सबसे यही पता करना है इसमें कितना फर्क आ सकता है इस सीरीज में, इस वैल्यू में। हमने कहा हाँ बिल्कुल। उसने कहा एक काम करो, आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो वो लेस कर दो। यहां अगर देखें तो लार्जेस्ट वैल्यू जो वो क्या है, 15 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0 है। यही है ना भाई। तो हमने कहा कि ये लो सर, 15 माइनस 0, ये कितना कह रहा है कि आपका ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्सन जो आ सकता है वो कितना आ सकता है, 15 का आ सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पर इस वाले में आपको दिक्कत कुछ समझ आ रही है क्या, इसमें दिक्कत कुछ समझ आ रही है क्या। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है इसकी, कि ये जो है ये क्या कर रहा है, दोनों ही जो है एक्सट्रीम वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ये दोनों ही क्या कर रहा था, एक्सट्रीम वैल्यू जो है उनको क्या कर रहा था, कंसिडर कर रहा था। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। भाई सबसे बड़ी वैल्यू एक्सट्रीम मतलब कि क्या है, इस साइड में या इस साइड वाली वैल्यू, तो या तो ये उस साइड वाली वैल्यू और या फिर इस साइड वाली, दोनों साइड में जो एक्सट्रीम है ये तो दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यू को जो कंसिडर कर रहा है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट, एक जो है वो ऐसा हो जाता, 15 की जगह क्या हो जाता, ये वाला जो एक कोई 1500 हो जाता, तो ये तो पूरे रेंज को ही चेंज कर देता। 1500 माइनस 0 जो है वो 1500 का क्या कर देता, डेविएशन जो वो बता देता। क्लियर है, समझ पा रहे बात। तो पहले ने ये कहा, उसको कहा कि भाई देख तुम्हारी बात ठीक है, ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया है, जो वैल्यू कंसीडर की है ना वो सारी की सारी कौन सी है, एक्सट्रीम वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू जो क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है। क्लियर है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल करके एक आगे चैप्टर और पढ़ेंगे, वहां पर जो वो अपन देखते हैं। जैसे वहां पर क्या होता है, जैसे पेन का पॉइंट बनाना है अपने को, जो कि 0.04 mm होना चाहिए मान लीजिए, तो वहां पर अपन क्या कर देते हैं, रेंज डिसाइड कर देते हैं, 0.044 से 0.005 तक हो या 0.003 तक हो, तब तक चलेगा। उससे अगर ज्यादा इधर उधर हो जाए तो फिर क्या करना, उस पेन को या उस लॉट को रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो वहां अपन रेंज को कंसिडर करते हैं, वो डिस्पर्सन का वहां पर इस्तेमाल होता है। क्लियर है।
लेकिन इन जनरल जो है ये क्या कर रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू को कंसिडर कर रहा है। हमने इसको कहा कि भाई तुम ठीक हो, हम हमें ऐसा कोई तुमसे नफरत नहीं है, लेकिन तुम बेस्ट नहीं हो, अभी हमें क्या करनी है, और खोज करनी है, कोई और जो है वो अच्छी बात बता दे तो और भी बढ़िया है। तो उसके बाद में सेकंड जो है वो क्या है, इंटर क्वांटाइल रेंज। इंटर क्वांटाइल रेंज इसने क्या कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, हमने कहा कि ये एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर करता है, तो इसने कहा कि एक काम करो, एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर ही मत करो, अपन क्या कर दो, Q3 माइनस Q1 कर दो। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा जैसे क्वांटाइल 3 कैलकुलेट करो और क्वांटाइल 1 कैलकुलेट करो, क्वांटाइल 3 में से क्वांटाइल 1 जो है वो लेस कर दो, क्वार्टाइल सॉरी क्वांटाइल नहीं, क्वार्टाइल जो 3 है उसमें से क्वार्टाइल 1 जो है उसे लेस कर दो, तो बाकी का जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन हो जाएगा। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो क्वार्टाइल वगैरह मीडियन वगैरह के लिए आपको पहले ही पता है कि सीरीज जो आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, सबसे छोटा 0, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, 8 के बाद में 9 के बाद में 10, कितने, 1 और 2 3, 10 10 और 10, उसके बाद में 11 और उसके बाद में 15, बराबर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्लियर है, तो क्या होगा यहाँ पर 11 प्लस 1 डिवाइड बाय फोर्थ आइटम, ये तो पहला हो जाएगा, मतलब कि तीसरा आइटम जो है वो ये तो हो गया आपका Q1, फिर जो है वो 1 2 छोड़ के तीसरा जो है ये क्या हो जाएगा Q2, और 1 2 3 ये जो है वो क्या हो जाएगा Q3। क्लियर है, तो इसने क्या कहा कि एक काम करो, Q3 माइनस Q1 जो वो कैलकुलेट कर लो। हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा देखो एक काम करो, ये जो Q3 आपका आ रहा है 10 माइनस 7 कर दो, तो ये आपका डिस्पर्सन आ जाएगा 3। हमने कहा इससे फायदा क्या कि देखो रेंज वाला जब रेंज का बता रहा था तो सबसे बड़ा रोना तुम्हारा क्या था, यही कि एक्सट्रीम वैल्यू कंसीडर करता है, तो Q3 कर रहे हैं, इसका मतलब इससे इस साइड वाली 25% वैल्यू खत्म कर दी, हटा दी, उसको नहीं देख रहे। इस साइड भी एक्सट्रीम वैल्यू वाले ही आप रो रहे थे कि एक्सट्रीम वैल्यू, तो यहाँ भी देखो Q1 ले लिया तो 25% इधर वाला रह गया, तो एक्सट्रीम वैल्यू हमने छोड़ दी, और तो ये Q3 माइनस Q1 कर दो, ये आपका डिस्पर्सन आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात, क्लियर है। इसे क्या कहते हैं, क्वांटाइल रेंज कहा जाता है, इंटर क्वांटाइल रेंज कहा जाता है, समझिएगा। क्लियर है, जबकि एक आगे आएगा क्वांटाइल डेविएशन और आएगा, क्वांटाइल डेविएशन में कुछ भी नहीं, ये तो है क्या है, रेंज, सेम जैसा रेंज था वैसा वैसा ये रेंज है, ये इंटर क्वांटाइल रेंज है। रेंज में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करते हैं, इसने Q3 माइनस Q1 किया। एक जो है वो क्वांटाइल डेविएशन, मैंने वर्ड शायद कहीं गलत बोल दिया हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा ना। हाँ, दूसरा इसकी कमी क्या है कि 50% वैल्यू ही कंसीडर कर रहा है। भाई तुम्हारी इच्छा हो गई, तुमने 50% कंसीडर किया, ये क्या बात हुई भाई, ऐसा कैसे हो गया, तुम ये 50% कोई ज्यादा लाड ले, आपने उन 25% को बेचारों को इग्नोर कर दिया, इन 25% को इग्नोर कर दिया, ये क्या बात हुई, उनको तुम देख नहीं रहे हो, अपनी इच्छा हो गई देखा, अच्छा हुई नहीं देखा, ये इस तरीके से थोड़ी चलेगा। तो इसकी भी थोड़ी बहुत बुराई हुई फिर उसके बाद में। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, इंटर क्वांटाइल रेंज। क्वांटाइल डेविएशन जो है वो कब होता है, उसमें क्या कर देते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। क्लियर है, मतलब कि इस डिस्पर्सन को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। क्लियर है, इसको हाफ ऑफ इंटर क्वांटाइल रेंज भी कहा जाता है। क्लियर है, ये तो है इंटर क्वार्टाइल, सॉरी क्वार्टाइल बोल रहा हूँ, क्वांटाइल बोल रहा हूँ, क्वार्टाइल है ना, इंटर क्वार्टाइल रेंज है। और ये क्या है, इसको कहा जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या फिर इसको कहा जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर है, इस तरीके से इसके नाम है। क्लियर है, यहां तक की बात समझ आई, क्लियर है, यहां तक की बात समझ आई। क्लियर है, यहां तक की बात समझ आई। ये तो हो गया क्वार्टाइल डेविएशन और ये हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। क्लियर है,
इसके बाद में, इसके जैसे जैसे कुछ इसके बाद में और कुछ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये 25-25% इग्नोर करता है, एक काम करो परसेंटाइल रेंज लेके आते हैं। किसी ने परसेंटाइल रेंज लेके आया, कोई जो वो डेसाइल रेंज लेके आया, डेसाइल वाले ने क्या कहा, D9 में से जो वो P1 लेस कर दो। इस तरीके से परसेंटाइल वाले ने क्या किया, P90 में से P10 लेस कर दो। ठीक है, अब P90 में से P10 लेस कर दोगे तो ये भी क्या कर रहा है, अल्टीमेटली बात तो वही 10% उधर वाला कर रहा है, 10% इधर वाला कर रहा है। D9 वाला भी जो है वो एक तरीके से 10% ही कर रहा है, और D1 जो 10% इधर वाला कर रहा है। ये दोनों तो एक तरीके से आंसर सेम ही है। और दूसरा, इन तीनों को बुलाया और इन तीनों को कहा कि इधर आओ, इधर आओ। आप लोग डिस्पर्सन कैलकुलेट कर रहे हो नालायक हो, और सिर्फ दो वैल्यू कंसीडर करके आप डिस्पर्सन कैलकुलेट कर लिए भाई। बाकी बाकी ये वैल्यू क्या है, और तो और जैसे आपने ये रेंज कैलकुलेट की, क्लियर है। अब अगर मैं इसको 10 को 12 कर दूं, तुम्हारी रेंज क्या रहेगी, एक ही रहेगी। इस 9 को 8 कर दूं, तुम्हारी रेंज जो वो क्या रहेगी, एक ही रहेगी। तो ये कैसा काम कर रहे हो, मतलब क्या डिस्पर्सन कैलकुलेट कर रहे हो, आप सारी वैल्यू को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। ऐसा कैसे, SQ3 वाले को भी डाटा, क्वार्टाइल वाले को भी डाटा, परसेंटाइल वाले को भी डाटा, डेसाइल वाले को भी डाटा। के एक तो नालायकों, सबसे बड़ी तो तुम्हारी दिक्कत ये, तुम्हारे जच्चे जैसे जितनी वैल्यू तुम छोड़ रहे हो वो तो एक गलत है ही, और उसके अलावा सारी वैल्यू तुम कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। दो वैल्यू निकाल पकड़ी और उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया कि इतना डिस्पर्सन है। ये क्या बात हुई। फिर इसके बाद में एक आया जो काफी समझदार था, वो था मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, समझिएगा। ये आपकी वैल्यू है, इसको कॉपी, एक सेकंड में इसको नीचे सेम लिखते हैं ताकि आसानी रहेगी ना। हम्म, देखो वैल्यू क्या क्या है, 0, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11 और 15। क्लियर है। इसने आते ही कहा कि क्या दिक्कत क्या है, कि एक तो ये जो अभी तक वाले सारे हैं ना, वो सारी वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। उसने कहा कि कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं सारी जो वैल्यू है ना उसको कंसीडर करूंगा। हमने कहा ठीक है। उसने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले तो मुझे कुछ चीजें बताओ। हमने कहा बताओ, पूछो क्या है। तो हमने कहा कि एक तो एक्स बार कैलकुलेट करके दो। हमने कहा ठीक। एक जो मुझे मीडियन कैलकुलेट करके दो। हमने कहा ठीक। एक हम मुझे मोड कैलकुलेट करके दो। हमने कहा कि देखो एक्स बार तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, 8.36 था ना। हाँ, 8.36। एक तो ये 8.36। उसके बाद में ये जो है ये कितना है, मीडियन जो वो 1, 2, 3। Q2 कौन सा था भाई, Q2 9 जो था वो Q2 था। तो ये 9 हो गया। मोड जो है वो क्या है, 10 है। उसने कहा 7.7 है क्या भाई, ये 8.36 है या 7.7 है। 8.36 है, हाँ। देखो अब इसने क्या कहा कि इधर आओ, मैं जो है वो सब वैल्यू कंसिडर करवाऊंगा आपकी। जो है वो आपका सारा रोना ही खत्म करवाते हैं, अभी रुको। हमने कहा ठीक है। एक्स बार 8.36, एम 9, जेड 10। उसने कहा कि सीरीज को ऐसे लिखो सबसे पहले तो तरीके से। हमने कहा ठीक, 0, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 10।
10 10 10 11 और 15, ये आपकी सीरीज एक्स हो गया। हमने कहा ठीक। उसने कहा अब आपके जो मन करे ना वो ले लो। हमने कहा मतलब कि अगर आपका मन करे तो एक्स माइनस एक्स बार कर दो, मन करे तो एक्स माइनस एम कर दो, मन करे तो आप एक्स माइनस जेड कर दो। क्लियर है? जो आपकी इच्छा हो वो कर दो, और फिर इनका क्या कर दो, टोटल कर दो। इनका क्या कर दो, टोटल कर दो। ये जो टोटल है ना, ये टोटल जो है वो आपका क्या है, डिस्पर्सन। ये टोटल जो है वो क्या है आपका, डिस्पर्सन है। हमने कहा अच्छा, एक बात आपको बताएं? उसने कहा बता दीजिए। हमने कहा कि इसकी टोटल तो हम सीधा ही बता देते हैं, जीरो होगा। इसका टोटल तो क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरा, बाकी जो भी करोगे ना, मीडियन से कैलकुलेट करोगे या मोड से कैलकुलेट करोगे, अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ चीजें माइनस में आएगी, कुछ चीजें प्लस में आएगी। जो प्लस वाले उनका इफेक्ट काफी हद तक जो वो मोड मीडियन खत्म कर देगा और मोड भी खत्म कर देगा। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मतलब कि मीन बराबर मीडियन बराबर मोड है, तो तीनों ही जो वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तीनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पर्सन हो सकता है? क्या हो सकता है? अपन स्टैंडर्ड डेविएशन में इसके बारे में पूरा जो है वो पता करेंगे और वो कैलकुलेट भी करेंगे कितना परसेंटेज इस साइड में, प्रोबेबिलिटी क्या है वगैरह वगैरह। तो हमने कहा कि आपको पता नहीं है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है ना, वहां पर भी डिस्पर्सन होता है। और आपका ये जो है वो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। उसने कहा रुको रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये इसको ऐसा करो। हमने कहा ये क्या है, ये ऐसी लाइन ने क्यों की है? इसने कहा कि इसका मतलब है साइन जो है वो क्या करो, इग्नोर करो। हमने कहा मतलब कि जैसे आपका मीडियन 9 है तो 0 - 9 - 9 होते हैं, लेकिन आप क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। 5 - 9 जो वो कितने होते हैं, -4 होते हैं, लेकिन आप कितना लिखोगे, 4 लिखोगे। 7 - 9 है जो 2 होते हैं माइनस के, लेकिन आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। हमने कहा क्यों, कि क्योंकि हम जो वो क्या कर रहे हैं, ये जो है वो साइन इग्नोर कर रहे हैं। हम जो वो क्या कर रहे हैं, साइन इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर है? हमने कहा तो डिस्पर्सन तो तीनों के हिसाब से अलग आएगा। एक्स बार से करेंगे अर्थमेटिक मीन से तो अलग आएगा, मीडियन से अलग आएगा, मोड से अलग आएगा। उसने कहा हाँ आएगा। मैंने कब मना किया नहीं आएगा, तीनों से अलग अलग आएगा। हमने कहा फिर हम कौन सा करें, ये एक्स बार वाला करें, मीडियन से करें या मोड से करें? उसने कहा तुम्हारे जो जचे उससे करो। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे ना, उस टाइम आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मीडियन की। उसमें लिखा था कि ये जो है, अगर साइन इग्नोर करके एक्स माइनस एम करो और उसका समेशन करो, तो वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब कि ये जो है ये हमेशा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो तुम्हारा मन करे सो करो, इसमें से तो तुम्हारे जो वो मन करे सो करो। तुम्हें कोई ऐसा, हम मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं मना नहीं कर रहा, तुम्हारे जो जचे जो करो, लेकिन इससे करोगे तो सबसे बेस्ट होगा। दूसरा, सबसे हमने पूछा कि रद्दी कौन सा होगा, तो उसने कहा कि सबसे रद्दी तो जो वो मोड होगा, क्योंकि मोड जो वो कई बार जो है दो दो मोड भी हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर जो वो सबसे बेकार वाला मोड भी बनता है। लेकिन क्वेश्चन मेनली ये बनता है कि भाई सबसे अच्छा कौन सा बनेगा, मीडियन बनेगा। सबसे बढ़िया जो वो कौन सा बनेगा, मीडियन बनेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? हाँ, मीडियन से जो वो मिनिमम आएगा, मीडियन जो है इससे मिनिमम आएगा ये। क्लियर है? तो इसने कहा कि आप तीनों में से चाहो जिससे कर सकते हो, इसमें हम कोई मना नहीं कर सकते, मना नहीं करते। आप तीनों में से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, एक्स माइनस एम करके इसका समेशन करोगे, ये जो डिस्पर्सन आएगा वो क्या होगा, सही होगा, सबसे बेस्ट होगा। क्लियर है? ये जो है ना एक्स माइनस एक्स बार, ये जो है ना एक्स माइनस एक्स बार, इसको फर्स्ट मोमेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट मोमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे जब वो मोमेंट पढ़ेंगे तो ये समझ भी आएगा कि उसमें कुछ भी नहीं है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट के अंदर क्यूब होता है वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट मोमेंट भी कहा जाता है इस वाले को। ये जो है ये आपका क्या है, एक तरीके से फर्स्ट मोमेंट है। मोमेंट के अंदर इसको वापस देखेंगे। क्लियर है? बाकी ये जो है ये क्या है आपका, बेस्ट है, इससे करना सबसे बढ़िया है इन तीनों में से।
हाँ जी, देखो कैलकुलेट किसी से भी किया जा सकता है, कैलकुलेट करना कोई ऐसा नहीं है कि भाई मीन डेविएशन जो किससे कैलकुलेट किया जाए, तो उसने तीनों बताए। लेकिन पूछा जाए आपके पास ऑप्शन हो तीनों में से किसी एक से कैलकुलेट कर सकते हो तो मीडियन से करो। अगर तीनों में से किसी एक से कैलकुलेट कर सकते हो तो मीडियन से करो। अगर मीडियन नहीं है तो फिर इसमें से इससे करो, फिर जो उससे मोड से करो। क्लियर है? तो सबसे बेस्ट जो वो मीडियन। और मीडियन का बेस्ट होने का कारण भी जो है वो क्या है कि साइन इग्नोर करके अगर करोगे तो उसकी जो समेशन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। यहां तक की बात क्लियर है क्या? क्या यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे इसकी बात पूरी हुई तो उसके बाद कुछ लोग खड़े हुए, इसका भी इसको भी अपोज किया। कहा कि भाई पहली बात तो तुम खुद ही क्लियर नहीं हो, तुम कहते हो एक्स बार से भी कर लो, मीडियन से भी कर लो, मोड से कर लो। पहली बात तो ये क्या बात हुई? कम से कम एक डिस्पर्सन तो कैलकुलेट हो, तीन तीन डिस्पर्सन कैलकुलेट होंगे कि इसको मानेंगे ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू दे रहा है, ये अलग वैल्यू दे रहा है। चलो तुमने कह दिया कि मीडियन जो वो उसको जो वो यूज करना चाहिए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये जो तुम साइन इग्नोर कर रहे हो ये किसे पूछ के कर रहे हो? भाई तुम्हारी इच्छा होगी कि साइन इग्नोर करना है, साइन इग्नोर कर दिया, ये क्या बात हुई? समझ आ रही बात? भाई अगर कैलकुलेशन के अंदर माइनस है तो माइनस होना चाहिए और प्लस है तो प्लस होना चाहिए। आप जब चाहे अब इस -9 को +9 लिख रहे हो तो एक तरीके से तो इसकी वैल्यू जो पूरी तरीके से चेंज हो गई, कहाँ -9 और कहाँ प्लस का 9 है। और अब अपनी इच्छा अनुसार ये दोनों लाइनें खींच के आपने कहा कि नहीं साइन जो वो इग्नोर नहीं करना, तो इस मीन डेविएशन को भी बेचारे को डांट के बिठाया। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आया कार्ल पियर्सन जो सबसे बेस्ट था। उसने कहा कि इसको क्यों डांट रहे हो, इस जो है वो मीन डेविएशन को क्यों डांट रहे हो? हमने कहा कि ये जो है ये क्या करता है, साइन जो है अपनी इच्छा होती है उसके हिसाब से ये क्या कर देता, साइन जो वो इग्नोर कर देता। इसने कहा कि दिक्कत यही है, साइन इग्नोर करना यही दिक्कत हो रही है। हमने कहा इससे पूछा कि भाई साइन इग्नोर क्यों कर रहे हो? हमने कहा साइन इग्नोर नहीं करते हैं तो ये जीरो तक पहुंच जाते, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती। तो उसने कहा कि देखो ऐसा अपन करेंगे जिससे साइन इग्नोर भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमने कहा कैसे? तो उसने कहा कि देखो पहले तो आप क्या करो एक्स लिखो, पहले तो क्या करो एक्स लिखो। हमने कहा ये रहा आपका एक्स जो है वो ये रहा, ये है x0 0 5 7 8 9 10 10 10 11 और 15। क्लियर है? ये जो है ये क्या करो आपका सबसे पहले तो ये लिख दो x। हमने कहा ठीक। फिर क्या करो x माइनस एक्स बार करो। हमने कहा मीडियन भी कर सकते हैं, उसने कहा नहीं अपने एक्स बार से ही करना है। हमने कहा ठीक। ये कैलकुलेट करो। हमने कहा कि और हम जैसे इसने कहा कि एक्स माइनस एक्स बार करो, अपने को जो थोड़ा बहुत पता था, डेढ़ होशियार तो थे ही। हमने कहा कि ये तो वो आगे वाला भी कर रहा था लेकिन तुम्हें पता नहीं यहाँ जीरो आएगा। उसने कहा कि मैंने इसका समेशन करने का बोला ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ी देर शांति से सुनो। हमने कहा ठीक है, अगर x माइनस एक्स बार करके इसका समेशन करोगे तो जीरो आ जाएगा। उसने कहा कि इसका समेशन नहीं करना है, इसकी बजाय क्या करो इसका स्क्वायर करो। x माइनस एक्स बार का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। देखा यार स्क्वायर करने से तो साइन सारे जो खत्म हो जाएंगे। उसने कहा बस यही तो कह रहे हैं भाई, मीडियन जो है वो 8.36 है लेकिन अपन जो वो सॉरी मीन जो है वो 8.36 है। कैलकुलेशन के हिसाब से एक बार जो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस वजह से एक बार इसको जो स्क्वायर करेंगे नहीं, इसको सीधा सीधा लिखेंगे। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा -3.36। ये कितना हो जाएगा -7 से 8 मतलब कि 1.36। ये जो है वो कितना है -1.36। ये -0.36। ये जो है वो
0.64 इस तरीके से। क्लियर है? अब इसने क्या कहा, इसका क्या करो, स्क्वायर करो। 8 2 8 64 मतलब कि रफ मान रहे हैं ना, अप्रोक्स मान रहे हैं। ये जैसे 65 66 जो है वो अप्रोक्स है, बाकी जो है वो कैलकुलेशन ऐसी नहीं होगी, इजी होगी। ये अपने एग्जाम्पल लेते वक्त ये मीन जो फ्रैक्शन में आ गया इस वजह से ले रहे हैं। क्लियर है? ये जैसे आ गया आपका 3 3 या 9 मतलब कि लगभग 10 से एक अप्रोक्स आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से। और ये क्या करो, इसका जो वो क्या कर दो, समेशन कर दो। इसका क्या कर दो, समेशन कर दो। हमने कहा कि क्या ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है, क्या ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है? इसने कार्ल पियर्सन जो दिया उसको क्या किया, कहा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या ये हमारा आ चुका है क्या? उसने कहा नहीं। इसने कहा नहीं। हमने कहा क्यों, अब तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कहा कि देख, पीछे वाले ने कुछ गलती की थी, फिर उसको डांट पड़ी थी। हमने कहा हाँ, उसने क्या किए थे, साइन इग्नोर किए थे, इस वजह से डांट पड़ी थी। तो अपन ने क्या किया, यहाँ स्क्वायर किया है। आगे जो डांट पड़ेगी क्या, हाँ पड़ेगी। आगे वाले कहेंगे आपकी जब इच्छा हुई तो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया? तो उसने कहा कि अब क्या करो, सिग्मा जो है वो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, इसमें भाग दो कितने नंबर ऑफ आइटम है, और उसमें क्या, उसका क्या कर दो, रूट कैलकुलेट कर दो, अंडर रूट। हमने कहा ये क्यों? उसने कहा कि देखो, इसको क्या लिखते हो आप, इसको आप क्या लिखते हो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। तो मैंने पहले स्क्वायर किया, अब मैंने क्या कर दिया, वापस पावर 1/2 कर दिया, तो वो जो बात खत्म हो गई। अब हमने इससे पूछा कि भाई देख, मीन डेविएशन जो है वो तो क्या कर रहा था, तीनों का इस्तेमाल कर रहा था। एक्स माइनस एक्स एक्स बार कर सकते हो, एक्स माइनस एम कर सकते हो, एक्स माइनस जो वो जेड कर सकते हो। आपने ये एक्स माइनस एक्स बार ही क्यों लिया, ये अर्थमेटिक मीन ही क्यों लिया? उसने कहा उसका कारण है, जब आप अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तब आप पढ़ रहे थे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार जो है उसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या आता है, मिनिमम आता है। इस वजह से हमने जो है ये क्या किया, इस एक्स बार को इस्तेमाल किया। हमने कहा अच्छा, क्योंकि आपने अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल किया है तो क्या ऐसा होगा कि कुछ अर्थमेटिक मीन वाली प्रॉपर्टी भी आप में आएगी? उसने कहा बिल्कुल आएगी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो अर्थमेटिक मीन की है वो यहाँ पर भी आएगी। क्लियर है? जो कुछ अर्थमेटिक मीन की कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो यहाँ भी आएगी, कुछ कुछ बातें भी यहाँ आएगी। जैसे अर्थमेटिक मीन में कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? अर्थमेटिक मीन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पर और लेस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर जो कुछ चेंज आता है, इसमें एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में तो क्या होगा, ये नॉट अफेक्टेड रहेगा। प्लस और माइनस में क्यों अफेक्टेड नहीं रहेगा? जैसे 5 6 7 है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा एवरेज, तो 1 0 और 1 आ जाएगा। सब में एक एक वैल्यू अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 और 8 हो जाएगा, तो भी ये क्या हो जाएगा, 1 0 1। तो एक्स माइनस एक्स बार कर रहा है तो सारों में वैल्यू जो वो चेंज करने से ये फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये नहीं आएगा, बाकी इसके जैसे जैसे कुछ जो है वो सिमिलरिटी आएगी। उसके अलावा बाकी क्या कर रहे थे आप अर्थमेटिक मीन में? हमने कहा अर्थमेटिक मीन में तो हम अगर जैसे किसी की कोई एक आध वैल्यू पता नहीं होती थी तो वो भी कैलकुलेट कर सकते थे। क्या यहाँ भी हो सकता है क्या? बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो क्या होगी उसके जैसे जैसे होगी। उसके अलावा हमने कहा और क्या कर लोगे? उसने कहा कि जब अर्थमेटिक मीन थी तो उसके अंदर एक चार्ली और चेक करके उसने जो वो क्या किए थे, एक्यूरेसी चेक करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए थे। दो ही फॉर्मूले थे, वो वैसे के वैसे फॉर्मूले, कोई खास चेंज नहीं, वैसे के वैसे फॉर्मूले यहाँ भी उसने दिए, क्योंकि उसको अर्थमेटिक मीन समझ आ गया, इस वजह से उसने वैसा वैसा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी दिया। क्लियर है? तो ओवरऑल चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? ओवरऑल चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? अब इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन कि लोगों ने तारीफ की, वाह यार सबसे बेस्ट काम तो यही है। और डिस्पर्सन में सही देखे तो मेजर जो है वो सबसे बेस्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस वजह से जब भी हम एफएम वगैरह पढ़ते हैं तो रिस्क एनालिसिस वगैरह, रिस्क एनालिसिस एक तरीके से क्या डिस्पर्सन का एनालिसिस है, तो वहां पर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा करते हैं, रिस्क के लिए क्या मेजर यूज करते हैं हम? रिस्क के लिए जो क्या करते हैं,
स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। सर बीटा भी करते हैं, बीटा भी करते हैं, लेकिन मेनली जो चलता है रिस्क के लिए वो क्या चलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चलता है। एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी देखे थे, क्लियर है, कि 1 रुपया कमाने के लिए कितना रिस्क, तो वहां पर भी हम क्या किए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल जो वो किए थे, क्लियर है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का इतना पॉपुलर ज्यादा होने का कारण क्या था भाई, ये चीजें तो यहां तक की तो ठीक थी, मीन डेविएशन में किसी वैल्यू के माइनस या प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन जो अल्टीमेटली इग्नोर हो जाएंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सारी वैल्यू जो, देखो एग्जाम में कभी भी सिचुएशन आ जाए ना, तो कोई एग्जाम्पल बना लीजिएगा, पर एग्जाम्पल बनाओ तो ऐसा मत बनाइएगा सीधा, जैसे 5 6 7 मत बनाइएगा, एग्जाम्पल बनाइए 5 6 11, ऐसा प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस की वजह से कई बार जो आपका आंसर मैच हो जाता है। अगर इस तरीके से करके जो करोगे ना, तो आपका आंसर सही होगा, क्लियर है। जैसे वेटेड मीन जो वो अर्थमेटिक मीन से ज्यादा होगा, या वेटेड मीन जो वो अर्थमेटिक मीन से कम होगा। छोटा सा एग्जांपल बनाइए, वेटेड मीन कैलकुलेट कीजिए, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कीजिए, जो सही है वो जो वो टिक कर दीजिए, क्लियर है। जैसे 5 6 7 के हिसाब से मीन डेविएशन कैलकुलेट कीजिए, 2 के आगे माइनस लगा के जो वो मीन डेविएशन कैलकुलेट कीजिए, कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो साइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब समझिएगा, मीन डेविएशन सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो बहुत, चेंज इन ओरिजिन, और अच्छा चेंज इन ओरिजिन हाँ पढ़ेंगे, पूरा पूरा पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, कल का पूरा सेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पर ही जो वो चलेगा, क्लियर। चेंज इन ओरिजिन तो नहीं होगा, ये अभी अपन यही एग्जांपल में बात कर रहे थे, लेकिन इसको अपन कल पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा मेन डेविएशन के अंदर पढ़ेंगे, मेन डेविएशन अभी जो वो इनको एक एक को कंटिन्यूस पढ़ते हैं वापस। ये तो भाई बेसिक इनका इंट्रोडक्शन हो गया, इनको लाइन से पढ़ना जरूरी है, ताकि ये समझ आए कि भाई ये किस तरीके से चल रहा है। अब एक एक के ऊपर पहले से चलेंगे, रेंज के ऊपर, फिर जो वो अपना क्वांटाइल रेंज, और फिर जो वो क्वांटाइल डेविएशन, परसेंटाइल रेंज वगैरह, ये सब करके फिर जो अपन मीन डेविएशन जो वो थोड़ा और डिटेल पढ़ लेंगे, क्लियर। अब समझिएगा कुछ चीज इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की, कुछ चीज यहाँ पर एक दो बातें यहाँ पर करते हैं, बाकी अपन स्टैंडर्ड डेविएशन को पूरा एक अलग सेशन में देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का और ज्यादा पॉपुलर होने का कारण क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन ने एक चीज बतानी शुरू की। उसने कहा कि देखो ये जो है वो क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसने कहा कि अगर आप मुझे एक्स बार दो, और आप मुझे किसी सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो कैलकुलेट करके दे दो, वो लास्ट वाले के अंदर नोट्स के अंदर जो है वो लिखा हुआ, वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्लियर, सिर्फ फॉर्मूला ही है। हाँ, एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो अगर कभी क्लास जो वो आप लेट हो जाए, तो लेट ज्वाइन कीजिए मत, फिर जो पूरी रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, नहीं तो क्या होता है, आपको लगता है कि मेरी क्लास पूरी हो चुकी है, जबकि वो क्लास पूरी होती नहीं है, और ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है। तो कभी क्लास जो वो ज़्यादा लेट हो जाए, जब भी आओ एक बार पूछ लो कि भाई काफी हो चुका है या अभी शुरू हुआ है। अगर हो चुका है थोड़ा बहुत पोर्शन, तो फिर उसको बाद में जब अपलोड हो तो पूरी की पूरी शुरू से ही जो वो देखो, ताकि क्या होगा, समझ आएगा कॉन्सेप्ट, नहीं तो बीच से फिर जो कुछ चीजें छूट जाती हैं। अब देखो इसने क्या कहा कि अगर आप मुझे एक्स बार दे दो और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके दे दो, तो मैं ये बता दूंगा कि जैसे कि आपका एक्स बार जो वो 10% है, क्लियर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो मान लीजिए 3 आ गया या 4 आ गया, इस तरीके से जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, क्लियर है। ये जैसे 10 है और ये जैसे 2 है, तो इसने क्या कहा कि मैं आपको ये बता दूंगा, फिर उसके बाद में आपने जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछो कि रिटर्न जो है वो 12 से ज्यादा होने के चांसेस कितने हैं, तो वो मैं बता दूंगा। अगर आप मुझे पूछ लो कि रिटर्न 7 से 12 के बीच में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं वो बता दूंगा। मैं ये बता दूंगा 6 से 12 के बीच में कितनी, या 15% से भी ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस कितने। तो उसने कहा कि मैं एरिया के हिसाब से आपको ये चीजें भी कैलकुलेट करके बता दूंगा। फिर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का सबसे बेस्ट मेजर जो वो माना जाता है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से डिस्पर्सन के तरीके हैं। अब एक एक ओपन जो वो इन तीनों को सही से देख लेते हैं, रेंज और इंटर क्वांटाइल रेंज और मीन डेविएशन। बाकी तो वो उनके जैसे ही है, क्लियर है भाई, यहाँ तक की चीजें क्लियर है आपको।
तो देखो रेंज कैसे कैलकुलेट होगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन ये जो है ये क्या है, एक तरीके से एब्सोल्यूट मेजर है कि भाई 7 का गैप है, 8 का गैप है, इस तरीके से। क्लियर है। तो हमने कहा कि कंपेयर करने के लिए तो रेंज काम ही नहीं आएगा ये। तो उसने कहा कि अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको क्या चाहिएगा कंपेयर के लिए, ये क्या है एक तरीके से एब्सोल्यूट मेजर है। ये क्या है आपका एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब क्या है, जिस यूनिट के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे मार्क्स लिखे हुए हैं, तो ये भी क्या बता रहा है, डिस्पर्सन भी मार्क्स में बता रहा है। तो ये तो क्या है एक एब्सोल्यूट मेजर है। ठीक है। इसने कहा कि रेंज जो है ये तो क्या है एक तरीके से एब्सोल्यूट मेजर है। हमने कहा कि अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर के लिए तो रिलेटिव मेजर चाहिए। क्यों? क्योंकि एक के 10 में से 7 नंबर आए और एक के 25 में से 12 नंबर आए, तो यूं तो 12 ज्यादा है, लेकिन वो आए 25 में से और ये इसके 7-10 में से आए, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव मेजर लेते हैं। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कुछ भी नहीं है, देखो जैसे 0 से 15 था, तो हमने क्या कहा 15 से 0 तक जा सकता है, तो 15 का गैप आ सकता है। क्लियर है। हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का मतलब क्या है कि ये कितने पे चेंज आ सकता है। हमने कहा कि देखो 15 माइनस 0 का चेंज आ सकता है टोटल कितने पे, 15 प्लस 0 पे। समझिए ये तो 0 हो गया, बाकी जैसे 2 या 4 होता, जैसे 4 होता तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं, मान लीजिए 4 होता है ना एक बार लिखने के लिए, तो हम क्या कहते हैं टोटल कितने का गैप आ सकता है, 11 का गैप आ सकता है। कितने पे, 15 और 4 कितने बनते हैं, टोटल इनकी वैल्यू कितनी बनती है 19। तो 19 पे 11 का चेंज आ सकता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हो, किस तरीके से करते हो, सॉरी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस जो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्लियर है, समझ आ रही बात, क्लियर है। बाकी इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के अंदर क्या है भाई, मेरिट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इजी टू कैलकुलेट है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और क्या क्या लिखा हुआ है, आसानी से समझ आ सकता है, क्वालिटी कंट्रोल में काम है, काम आ जाता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डीमेरिट्स के अंदर सारे डाटा नहीं देखता है, एक्सट्रीम वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। ठीक है। ओपन एंड के केस के अंदर जो वो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ना तो लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी ना स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। और वेरी मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, मतलब एक दो आइटम भी अगर ऊपर वाला और आ गया है नीचे वाला और आ गया तो ये रेंज चेंज हो जाएगा। और नॉट एलिजिबल फॉर द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि सारी वैल्यू को कंसिडर करके ये हो ही नहीं रहा है। क्लियर। ये जो है ये पहला आपका रेंज है। रेंज के बाद में आपका आता है इंटर इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये क्या कहता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या कहता है, Q3 माइनस Q1। हमने कहा कि ये तो तुमने एब्सोल्यूट मेजर बताया, रिलेटिव उसने कहा कि अभी कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। हमने कहा ठीक। इसके बाद में ऐसा कैसा एक जो है वो है आपका परसेंटाइल रेंज, जो कि आपका क्या हो जाएगा, P90 माइनस P10 और कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा परसेंटाइल रेंज का, P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10। डेसाइल के केस के अंदर सीधा यही लिख देता हूँ ना, T9 माइनस T1 सेम ही आएगा वैसे, T9 माइनस T1 अपॉन T9 प्लस D1। बाकी इनके जो मेरिट्स वगैरह है वो सेम ही है वैसे, इसके अंदर कोई खास चेंज जो वो है नहीं। क्लियर है।
क्लियर है, ये तो है क्वांटाइल रेंज। इसके बाद में आपका आता है क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये क्या बनता है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो क्या है, एक तरीके से कि Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर दो। हमने कहा इसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसने कहा कि वही सेम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। नीचे के नीचे ये क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन Q3 प्लस Q1। 2 से 2 गए, अल्टीमेटली ये भी क्या रहेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। क्लियर है भाई यहाँ तक का? क्लियर है। इसके बाद में आपका आता है मीन डेविएशन। क्लियर है, पहली बात तो साइन इग्नोर करते हैं, और उसके अलावा जो है अ, इसको जो है वो तीनों से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको जो वो स्मॉल डेल्टा से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्मॉल डेल्टा जो है उसका साइन क्या होता है, ऐसा कटा हुआ 8 के जैसा। तो ये जो है ये आप एक्स बार से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक्स बार से कैलकुलेट करोगे तो क्या कहोगे, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, और डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय एन कर दोगे। क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी वाला होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ और एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन होगा। इसको आप चाहो तो मीडियन से भी जो वो कैलकुलेट कर सकते हो। उस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा एक्स माइनस एम अपॉन एन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन एन हो जाएगा। और डेल्टा जेड, तो सिग्मा एक्स माइनस जेड हो जाएगा डिवाइड बाय एन। और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स माइनस जेड अपॉन एन। क्लियर है, समझ आ रही बात? अब इसमें जो वो एक दो बातें ध्यान रखिएगा, ये मोमेंट के टाइम में पढ़ेंगे। इसको जो है ये आपका क्या है, फर्स्ट मोमेंट है। ये जो ये आपका क्या है, फर्स्ट मोमेंट है। और ये जो ये क्या है, वेक्टर है। बिकॉज कारण क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एम जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। अब समझिएगा, अब क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही देंगे कि ये जो है मीन डेविएशन, क्या ये चेंज इन ओरिजिन या चेंज इन स्केल से अफेक्ट होगा या नहीं होगा। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से जो वो चेंज होगा या नहीं होगा। देखो, चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है कि प्लस और माइनस कर दो, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। और चेंज इन स्केल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो,
उस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। चेंज इन स्केल से होगा, ओरिजिन से नहीं होगा, स्केल से होगा, ओरिजिन से नहीं होगा। फिर देखो समझिएगा, जैसे कि कैलकुलेट किससे होगा ये, अल्टीमेटली तो जो भी आपका मीन वगैरह सॉरी एक्स बार और ये है, तो आपको इनकी सीरीज का क्या करना है, ये कोई भी जो है वो चेंज चेक बता, आंसर सही बता रहे हो, लेकिन आप इसको क्या करोगे, एग्जाम के अंदर जैसी भी सिचुएशन आए आप क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। समझिएगा, जैसे कि आप मीडियन से चेक करना चाहते हो तो उस केस के अंदर जो क्या है, जैसे आपकी सीरीज है 5, 7 और 11 है, क्लियर है। चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है, चेंज इन ओरिजिन का मतलब क्या है कि मीन डेविएशन जो वो सेम रहना चाहिए, कोई भी वैल्यू प्लस करो या माइनस करो। तो एक तो जैसे आपने क्या कर दिया 7 आ गया, तो आप क्या कर दो सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एम कर दो, और ये 5 माइनस 7 माइनस 2, सॉरी माइनस 2 नहीं, 2 0 और 4 कितना आ गया, ये 6 आ गया। पूरी वैल्यू के अंदर जो है जैसे 3 3 जोड़ के चेक कर लो, 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 7 और 3 7 से 8 9 और 10, और ये कितना हो जाएगा 11 12 11 से 12 13 और 14। अब कितना हो गया 10 हो गया, 10 में कैलकुलेट करो, 10 में कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, ये 0 और ये 4, तो ये कितना आ रहा है 6 का 6 ही आ रहा है, क्लियर है। सेम वैसा वैसा आप चाहो तो किससे कैलकुलेट कर लो, इससे अर्थमेटिक मीन से भी कैलकुलेट करके देख लो। इनका अर्थमेटिक मीन इस वाले में कर लीजिए और इस वाले में कर लीजिए, क्लियर है, वो सेम ही आएगा, मतलब इसी तरीके से रहेगा, तो ये जो है वो चेंज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो है, प्लस और माइनस से तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेक करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेक कर लीजिए, 5 7 और 11 है, तो मान लीजिए 2 से गुणा कर देते, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 11 दूना 22, क्लियर है। यहाँ जो है वो कितना आएगा, यहाँ तो 6 ऊपर जो कैलकुलेट किया वही, यहाँ आ गया 14, तो ये 4 0 और ये 8, ये कितना हो गया 12, क्लियर है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ आ रही है बात। समझ आ रही है भाई। क्लियर है। अब इसके मेरिट्स वगैरह की बात करें तो थोड़ी तारीफ कर देते हैं, थोड़ी बुराई कर लेते हैं। मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला क्या लिखा है कि इजी टू कैलकुलेट है, कि आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। फिर दूसरा क्या लिखा है कि पॉसिबल फ्रॉम एनी एवरेज, आपका मन पड़े जिससे कैलकुलेट करके देख लो, अगर अर्थमेटिक मीन से मजा आ रहा है अर्थमेटिक मीन से कर लो, मीडियन से कर लो, मोड से कर लो, जो जिसके ऊपर आता है वो। और बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे जो है वो वैल्यू जो वो कंसिडर किए, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या लिखा है, लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अब देखिए, आपको लगेगा कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट क्यों नहीं होगा, तो समझिएगा, इस साइड वाली और इस साइड वाली एक्सट्रीम वैल्यू दोनों कंसिडर होगी तो सही, लेकिन ये लिस्ट अफेक्टेड लिखने का कारण क्या होता है, घर के अंदर जो है वो कोई बच्चा शरीफ है या नहीं है, इसका एक माप तो ये होता है कि उसको खुद को एक आइसोलेटेड उसकी स्टडी की जाए। दूसरा, उसके भाई बहन कैसे हैं, अगर भाई बहन जो वो अव्वल किस्म के बदमाश है, उस केस के अंदर वो थोड़ा कम बदमाश भी होगा तो उस केस के अंदर भी चलेगा। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर जो वो छोटा वाले का नाम क्या होता है, एक तो फैजल हो गया, और सबसे जो बड़ा होता है उसका पता नहीं, यार नाम भूल चुका हूँ मैं, और सबसे छोटा जो होता है वो जो ब्लेड रखता है। तो उन तीनों केस के अंदर जो वो
सबसे बड़ा वाला भाई जो है वो सबसे करीब लगेगा, है वो भी बहुत बदमाश, लेकिन वो उन दोनों बाकी दोनों के कंपैरिजन में क्या है, करीब है। तो ये अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, वो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा परेशान थे, इस वजह से ये जो एक तरीके से लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। और दूसरा क्या है, और वैसे है भी बेचारा, क्योंकि बीच की वैल्यू है, बीच की वैल्यू जो क्या करेगा, एक्सट्रीम वैल्यू का आधा इफेक्ट जो खत्म कर देगा, वहां से जो गैप देख रहे हैं। क्लियर है। और उसके बाद में क्या है, हाँ इनके रिलेटिव वेट भी जो कैलकुलेट हो सकते हैं। रिलेटिव वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके, समझिएगा। रिलेटिव वेट में जो कुछ भी नहीं है, ये वो कहाँ लिखे थे फॉर्मूले, हाँ। रिलेटिव वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट कर रहे हो तो उस केस के अंदर रिलेटिव मीन क्या हो जाएगा कि भाई ये जो है वो एक्स बार से इतना आ रहा है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय क्या कर दो, एक्स बार कर दो। एम से इतना आ रहा है डिवाइडेड बाय एम कर दो, और जेड से इतना आ रहा है डिवाइडेड बाय जेड कर दो, कि भाई इस मीडियन पे इतना जो मीन डेविएशन, इस मोड पे इतना डेविएशन, और इस अर्थमेटिक मीन पे इतना डेविएशन। इन दोनों में वो डिपेंड करेगा, दोनों की वैल्यू किस किस तरीके से, एक्सट्रीम वैल्यू से, वैसे एक्सट्रीम वैल्यू से वो भी कम, एक्सट्रीम वैल्यू से मीन सॉरी क्वांटाइल डेविएशन जो है वो भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 25% उधर वाली और 25% इधर वाली जो वो छोड़ रहा है, तो ये दोनों जो है वो क्या है, एक तरीके से लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, वो भी है, ऊपर वाला भी है और ये भी है। सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो रहा है वो एक रेंज ही है। क्लियर है। परसेंटाइल हो गया, डेसाइल हो गया, क्वांटाइल हो गया, ये सारे के सारे जो वो कम है। अब परसेंटाइल जो है वो सिर्फ 10-10% छोड़ रहा है, क्वार्टाइल 25-25% छोड़ रहा है, तो क्वार्टाइल एक्सट्रीम वैल्यू से और कम अफेक्ट होगा। क्लियर है। और इसी तरीके से मीन डेविएशन भी जो क्या होगा, कम होगा। सर्टेन वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, और इसके अलावा ये क्या करता है, जो भी वैल्यू है उन सारों को इंपॉर्टेंस देता है, ऐसा नहीं कि भाई मतलब कि सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट है। उसके बाद में इसकी जो डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स में क्या क्या लिखे, सब दो ही है मेन, तो इसके बुराइयों की बात करें तो एक तो ये जो है वो क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है साइन, जैसे इसका ननियाल जब जैसे जैसा कर रहा है, एक तो ये चीज है, और दूसरा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये जो है वो बहुत कैजुअल जवाब देता है। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कि हमने पूछा कि किससे कैलकुलेट करें, उसने कहा कि तुम्हारे जच्चे जी से करो, हमने कहा मतलब कि तुम्हारे जच्चे तो अर्थमेटिक मीन से कर लो, जच्चे तो मीडियन से कर लो, जच्चे तो मोड से कर लो। ये तो इस तरीके से जवाब दे रहा है। ऊपर वही तारीफ दिया ना कि कहीं से भी कैलकुलेट हो सकता है, ऑप्शन में दोनों ही थे, तो भाई एक जो है वो आपको क्वेश्चन बना के चेक करना पड़ेगा। जैसे भाई देखो, क्वांटाइल डेविएशन का जब भी एग्जांपल बनाओगे तो सीधे सी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है कि ये n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम जब करोगे तो डिवाइड बाय 4 होना चाहिए, तो 7 आइटम रख दीजिए कोई भी, जैसे 0, 5, 7, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, 8, 1, 2, 3, 4, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक जो है वो सातवां रख दो, 15। ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, नहीं सॉरी, क्यू, ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2, ये हो गया आपका Q3। 11-5 कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो आपका कितना हो गया, 11-5 जो वो कितना हो गया, है। और दूसरा जो वो आपका मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर दीजिए, इससे कैलकुलेट कर दीजिए मीडियन से, 0, 5, 7, 8, 9, 11 और 15। क्लियर है। कौन सा है मीडियन, 8 है, तो ये -8 मतलब कि 8, 3, 1, 0, 1, और ये 8, 9, 10, 11, 3, और 8 से ये हो गए 7, इनका टोटल करो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 से 13, 14, 15, 15 और 8, 15 से 20 और 20।
23 डिवाइडेड बाय n भी करना पड़ेगा यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7। क्लियर है? तो ये देखो कितना आ रहा है, 7×21, 7×21 मतलब कि 3 पॉइंट कुछ ऐसा आ रहा है। वहाँ कितना था, 11-5 कितना था भाई, ये जो कितना आया था, 11-5 6 आया था। क्लियर है? समझ आ रही बात भाई? देखो स्टेट्स में प्रैक्टिकल करवाने का कारण सिर्फ इतना है ताकि आपको क्या हो, ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि ये सारे मेरिट्स जो अपन पढ़ नहीं सकते, कभी भी नहीं पढ़ सकते। क्लियर है? क्योंकि अब इसकी और कोई प्रॉपर्टी अलग से करें, जैसे कि भाई +1.25 करें या 1.1 करें तो क्या होगा, 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको इसका बेसिक आइडिया पता होना चाहिए और इसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन जो आपको पता है कि भाई टाइम काफ़ी बचेगा, समझ आ रही बात? टाइम के अंदर ऑडिट के 50 क्वेश्चन करने में आपको, सॉरी टोटल, हाँ ऑडिट के 50 क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट जो वो ऑडिट के लगेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, क्योंकि या तो वो आएंगे या नहीं आएंगे, थ्योरी क्वेश्चन सीधा। वैसा वैसा टेक्स्ट का है, उसके अंदर थोड़ा और ज़्यादा टाइम मानो तो 30 या 35 मिनट लगेंगे, तो आपके पास स्टेट्स के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम रहेगा। क्लियर है? तो ऐसा एग्जाम्पल छोटा सा बना के आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है भाई? और उसके बाद में क्या है, एक लिखा है कि इसको मोड से जो कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, जब मोड जो वो क्या हो, भरोसेमंद नहीं हो। कई बार जो मोड क्या हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कई बार होता है ना सरपंच के इलेक्शन में, दो कैंडिडेट को बराबर वोट मिल गए, तो न ये जीता ना वो जीता, तो उस केस के अंदर जो क्या हो जाता है, वो मोड दो हो जाते हैं। क्लियर है भाई? और उसके बाद में क्या है, ये काम कहाँ आता है, छोटे सैंपल में आता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह में काम आता है। क्लियर है ये? क्लियर है भाई? तो देखो यहाँ तक का जो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कल जो अपन स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, और जब डिस्पर्सन कंप्लीट होगा तो अपन क्या करेंगे, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे। क्लियर है? और क्वेश्चन जो वो मैं कल मॉर्निंग के अंदर जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो है क्वेश्चन और अपडेट करूंगा, उनको जो आप फटाफट देख लीजिएगा। उसके अंदर जो एक केन नागर वाली जो बुक है, उसके अंदर 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, जो स्क्यूनेस के ऊपर बेस्ड है, कि लेफ्ट वाली टेल जो वो लंबी होगी या राइट वाली टेल लंबी होगी, उसका आंसर जो वो सी है। उस बुक के अंदर जो बी दे रखा है, लेकिन वो आंसर जो उसका सी बनता है। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन कोई दूसरा नाम जो पूल्ड मीन है। क्लियर है भाई? वो देखो ऐसे कुछ वर्ड तो जो वो रहेंगे, ऐसा चिंता नहीं करनी, वो आराम से देखो, अगले को जो है वो एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनसे आंसर निकालना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आंसर अपने सामने है, बस अपने को पहचानना है कि ये आंसर है। तो उसमें बाकी वालों को अगर आप काटना शुरू कर देते हैं तो भी आपका पोल जो बच जाता है, फिर जो वो आपको समझ आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, वही करवाएंगे अपन। देखो यहाँ तो अभी बहुत सारी चीजें, देखो अभी आप स्टेट्स पढ़ोगे ना, तो कुछ चीजें ऐसी है जो क्या इंटरलिंक्ड है, तो वो सारी कुछ पढ़ने के बाद में जो समझ आएगा। और उसके अलावा कुछ चीजें जो लास्ट के अंदर जो 2-3 पेज की ऐसी चीजें भी देनी है, जो आपको क्या करना होगा, उनको याद भी करना होगा, जैसे कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके स्क्वायर का टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें जो लास्ट के अंदर पेज में देंगे, उनको जो अपने को एक बार डिस्कस भी कर लेंगे और उनको याद भी करना ही पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक का जो देखिएगा, कल जो कल वाले सेशन में अपन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे पूरा, और उसके बाद में जो वो स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे। क्लियर? और बाकी आपके टैक्स वगैरह कैसी चल रही है भाई? टैक्स वगैरह की भी काफ़ी क्लासेज अपडेट हो चुकी है, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? और पेपर थर्ड जो वो पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? भाई देखो एक चीज और समझ लीजिएगा,
आपको लगता होगा कि ये वैकेंसी के अंदर इतने लोग पोस्ट सीटें भरेंगे कि लगभग 8,000 लोग लगभग जो एग्जाम फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद में 8,000 में से जो कुछ सेलेक्ट होंगे। ये जो 8,000 है ना, ये एक तरीके से बेवकूफ़ों की टोटल है। कारण क्या है समझिएगा, टोटल मिला के राजस्थान के अंदर 500 स्टूडेंट जो है वो ढंग के हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, और कंपटीशन जो है ना इन 500 लोगों के बीच में। चाहे आप जेडीवीएनएल की भर्ती देख लीजिएगा, ठीक है, चाहे आप इस जूनियर अकाउंटेंट टीआरआई में जो कॉमर्स के उनकी वैकेंसी जो वो देख लीजिएगा, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की देख लीजिएगा, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की देख लीजिएगा। ये 500 लोग जो है ना यही इसमें चेंज हो रहे हैं, समझिएगा। पिछली बार जो एबीएसटी के अंदर गए हैं ना, इस एबीएसटी में जितनी पोस्टें भरी है ना, उन्होंने पहले या तो जेडीवीएनएल का जो है वो जूनियर अकाउंटेंट या एओ का एग्जाम जो क्लियर किया है, और वो एबीएसटी के अंदर गए हैं। एओ के तो नहीं, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट वाले ज़्यादा गए हैं, क्यों एओ तो जो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई है कि भाई ठीक है, बाकी यही जो है वो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 500,000 लोग जो है ना, मैक्सिमम 1,000 तो बहुत ज़्यादा की बात है, कि अगर बहुत ज़्यादा होना पड़ने वाले तो 1,000 है, बाकी एक्चुअल में 500 लोग हैं। ये 500 लोग ही पढ़ रहे हैं, ये 500 लोग ही मेहनत कर रहे हैं, और इन 500 लोगों के बीच में ही कंपटीशन। अब इन 500 में से भी क्या है, आपको आगे समझिएगा, इस 500 में से भी क्या है कि 200 जो लोग हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में मर जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे, कि मैंने जो है वो जैसे सीए कर रखा है, मैंने सीए फाइनल दिया है, या सीए फाइनल तक पहुंचा हुआ हूँ, या मैंने आईपीसी से अच्छे से कर रखी है, या फिर मैंने जेडीयूएनएल के अंदर ये वाली पोस्ट तक जो सेलेक्ट हो गया था, ये वाली चीज़ें हो गई। ये एग्जाम वैसा है ही नहीं कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। ये है आपकी जो वो कंसिस्टेंसी पे बेस्ड है। आपको डेली जो थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है, सिलेबस बहुत बड़ा है, और लास्ट के अंदर समराइज हो पाए इस तरीके की सिचुएशन में रहना है। तो अल्टीमेटली कंपटीशन जो है ना इन 500 लोगों के बीच में ही है, और यही जो वो होंगे। समझ आ रही बात? बाकी जो है वो हमारा भला करने के लिए है। लास्ट में आते हैं, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन जागते हैं, उस दिन जो वो कोर्स वोर्स लेते हैं, उनसे हमारी दाल रोटी चलती है, तो हम उनको बुरा भी नहीं कहेंगे। भाई अल्टीमेटली जैसे ये पढ़ने वाले तो कितने को होंगे आप, जैसे नोटिफिकेशन से पहले कितने लोग पढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली सेलेक्ट तो उनमें से ही होते हैं ज़्यादातर। बाकी वाले तो जो है ये हमारी करवाएंगे, या किसी और की जो वो कमाई करवाएंगे, किसी का जो घर चलवाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन के बाद में जो वो तैयारी होती नहीं है, वो जो है वो एक तरीके से माहौल बनता है, लोगों को लगता है कि हाँ हो जाएगा, बाकी होता नहीं है। वो भले लोग हैं, देवता पुरुष हैं। क्लियर है? तो आप सही पोजीशन में हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि आप सारा जो मैनेज करके चलें। जैसे पेपर थर्ड है तो पेपर थर्ड भी साथ का साथ लेके चलें, और ये चीज़ें करें। और हमेशा ध्यान रखें कि टारगेट जो वो आपका थोड़ा बड़ा रखें। तो कारण क्या है समझिएगा, लड़ाई अगर लड़ो ना तो शेर से लड़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लड़ाई जो लड़ो ना तो वो हमेशा क्या करो, चेंज कैसे हो गया, लड़ाई अगर हमेशा लड़ो ना तो शेर से लड़ो। उसका कारण क्या है कि अगर हार भी गए तो भी लोग क्या कहेंगे कि यार शेर से लड़ा था और हार गया, और अगर जीत गए तो कहेंगे वाह यार शेर को हरा दिया। गधे से लड़ भी लिए तो हार गए, तब तो जो इज्जत उड़ेगी वो तो उसका तो कहना ही क्या, और जीत भी गए तो भी लोग कहेंगे कि आखिर जो जीता भी तो किससे, गधे से ही जीता। इस वजह से मन के अंदर जब टारगेट रखो ना तो ये मत रखो कि मुझे पास होना है। समझिएगा, ये बहुत साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत काम करता है। आप हमेशा टारगेट रखो कि मुझे जो वो जीवन के अंदर क्लास में फर्स्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रैंक फर्स्ट लेके आऊँगा। क्लियर है? कारण क्या होगा कि अगर आप रैंक फर्स्ट का मन में लेके तैयारी करोगे ना तो धीरे धीरे, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये सेट हो जाएगी, और आपकी तैयारी जो है और आपका एटीट्यूड जो है उस तरीके से हो जाएगा। और बाद में अगर रैंक 1 नहीं भी आई ना तो भी रैंक 30 भी आएगी ना तो सेलेक्ट पक्का होगे। समझ पा रहे बात? तो टारगेट जो वो ये मत रखो कि मुझे सेलेक्ट होना है, फिर टारगेट ये रखो कि मेरे को रैंक 1 लेके आनी। और ऐसा नहीं है बेटा 100, आपको सेलेक्ट होने के लिए भी 140 तक तो पहुंचना ही है। ठीक है, फर्स्ट रैंक के लिए कितना जाना है, 155। समझ आ रही बात भाई? ये 15 नंबर का गैप और बढ़ाना है।
मतलब कि और कम करना है एक तरीके से, 140 155 पे जाना। तो शुरू से ही मन में टारगेट रखो रैंक फर्स्ट का, कि भाई रैंक फर्स्ट ही लेके आनी, उससे कम जो मेरे को नहीं चाहिए, ये ही चाहिए। क्लियर है? फिर जो आपके बड़े बड़े बैनर लगा के फिर जो हम और कमा लेंगे। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं, अच्छे से पढ़ो, और डाउट वगैरह है तो जो भेजते रहो। क्लियर है? क्लियर है भाई? एंड करें यहाँ पर सेशन। तो पढ़ते रहिएगा, और कोई डाउट आए तो भेजते रहिएगा ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? तो यहाँ एंड करते हैं सेशन, बाकी अपन जो कल स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, फिर जो थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।